गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमने जो क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था हिस्ट्री का, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है और टॉपिक भी हमारा लास्ट ही चल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन इन चाइना कैसे मतलब ये पॉसिबल हो पाया सब कुछ। तो ये टॉपिक हमने किया था राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, कि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई। और आज भी चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, और वहाँ की जो मेन पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। इसी पार्टी के कैंडिडेट जो है इलेक्शन फाइट करते हैं, कंटेस्ट करते हैं और वही जो है गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वहाँ के सिटीजन्स के पास क्या है, चॉइस ऑफ पार्टीज नहीं है। ठीक है, बट दे हैव द चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ एग्जिस्टेंस में कैसे आई चाइना में, और कम्युनिस्ट पार्टी आने से वहाँ पर क्या क्या चेंजेज आए वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियो में। ठीक है, व्हेन जापानीज इन्वेडेड चाइना इन 1937, सबसे पहले तो यहीं पे क्वेश्चन बन गया है कि जापान ने चाइना पर इन्वेड कब किया, आक्रमण के कब किया। 1937 में, याद कर लें, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। जापान के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि छोटा सा आइलैंड कंट्री है, लेकिन उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा राइज किया, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को, और वो चाइना जैसे वास्ट कंट्री को टक्कर देने में सक्षम हुआ। और वो जब अब उसकी इम्पीरियल जो है अपनी वो पावर को बढ़ाना चाहता था, तो इन सच उसमें जो इंटेंशन थी उसकी, तो उसने चाइना पर आक्रमण किया। जो गुइमिंदांग रिट्रीटेड, जो गुइमिंदांग जो डायनेस्टी थी जिनका रूल था चाइना के अंदर, उनको रिट्रीट कर दिया। द लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग वार वीकेंड चाइना। इससे क्या था कि जो ये लॉन्ग वार चला, एग्जॉस्टिंग था, जिसमें चाइनीज़ रिसोर्सेज जो है इसमें बहुत सारे लगे, उसने चाइना को वीक कर दिया। प्राइसेस रोज, जो डेली कमोडिटीज़ के जो सामान थे उनके प्राइसेस बढ़ गए, यानी कि महंगाई बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, कब तक, कितना बढ़ा, 30% पर मंथ, हर महीने 30% बढ़ता रहा, बिटवीन 45 से 49 के बीच में, 1945 से 1949। एंड अटरली डिस्ट्रॉयड द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जब महंगाई बढ़ती है तो जो आम आदमी होता है उसकी लाइफ बहुत डिस्ट्रॉय होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जो रूरल चाइना फेस टू क्राइसिस, अब ये जो क्राइसिस आए चाइना के अंदर, ये इस वार के कारण आए, और सबसे ज़्यादा जो परेशानियां झेलनी पड़ी वो ग्रामीण लोगों को झेलनी पड़ी। और कौन कौन सी थी वो दो क्राइसिस, कौन से थे? नंबर 1 इकोलॉजिकल, ठीक है, सॉइल एग्जॉशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन एंड फ्लड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई। सॉइल, जो एग्रीकल्चर थी उसकी फर्टिलिटी पर ध्यान नहीं दिया गया, वो एग्रीकल्चर जो है, जो लैंड थी वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर गई। अब इन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए डिफोरेस्टेशन किया। डिफोरेस्टेशन होने से जो है फ्लड की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो ज़्यादा बढ़ गई। एक तो ये क्राइसिस था रूरल एरियाज़ में, नंबर 1। सेकंड क्या था? सेकंड सोशियो इकोनॉमिक, वन कॉज्ड बाय एक्सप्लॉयटेटिव लैंड टेन्योर सिस्टम। अब सोसाइटिकल जो इकोनॉमी थी चाइना की वो भी काफ़ी हैम्पर हुई। उसका एक मुख्य कारण था एक्सप्लॉयटेटिव लैंड टेन्योर सिस्टम था चाइना के अंदर, कि जो टेनेंट जो ये फार्मर्स थे उनको लैंड, एक जो टेनेंसी थी, लैंड टेनेंसी, वो फिक्स टेन्योर की थी। कुछ समय के लिए उनको जो है जो लैंड दी जाती थी एग्रीकल्चर के लिए, एक टेन्योर सिस्टम वहाँ फिक्स किया हुआ था। ठीक है, किसान जो लोग थे वहाँ के, जो फार्मर थे वो कर्जदार थे, हो गए थे। फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, ठीक है, मॉडर्न नहीं थी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, एंड पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम था वहाँ पर। तो पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये दो मेन क्राइसिस विच वर फेस्ड बाय द रूरल चाइना। तो यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा
के मेंशन टू क्राइसिस विच वर फेस्ड बाय रूरल चाइना ड्यूरिंग द वार ऑफ जापान और आफ्टर द वार विद जापान विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 1945 से 1949 तक के बीच में। द CCP मीन्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैड बीन फाउंडेड। यहाँ पे आपका अलग दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी कब एग्जिस्टेंस में आई? वो आई 1921 में, सून आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन। जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन ख़त्म हुई थी, कब हुई थी? 9th में पढ़ के आए हैं आप, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुई थी। और जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन ख़त्म हुई, रशियन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुए थे, जिसमें से इंडिया भी एक था जो रशियन रिवॉल्यूशन से काफ़ी प्रभावित हुआ था। ठीक है, और इसके जो है इम्पैक्ट चाइना में भी देखने को मिले। द रशियन सक्सेस, और इस रेवोल्यूशन से रशिया में काफ़ी सक्सेस, रशियन जो रेवोल्यूशनरी थी उनको काफ़ी सक्सेस मिली। ठीक है, वहाँ पर सोशलिज्म एस्टेब्लिश किया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लुएंशियल लीडर थे लाइक लेनिन थे, ठीक है, ट्रोट्स्की थे, वेंट ऑन टू एस्टेब्लिश कमिंटर्न और थर्ड इंटरनेशनल इन मार्च 1918। तो जो लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे जो इन्फ्लुएंशियल लीडर थे वहाँ के, उन्होंने एक कमिंटर्न मीन्स एक इंटरनेशनल असेंबली, ठीक है, एक इंटरनेशनल सोवियत एस्टैब्लिश की मार्च 1918 में। किस लिए? इसका जो कमिंटर्न एस्टैब्लिश की, इसका जो है मोटिव क्या था? टू हेल्प ब्रिंग अबाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट वुड एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि वर्ल्ड वाइडली एक ऐसी कंट्रीज़ में ऐसी गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश करना जहाँ एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म किया जा सके। द कमिंटर्न एंड सोवियत यूनियन सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टीज़, और सोवियत यूनियन ने फिर वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है कम्युनिस्ट पार्टीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए सपोर्ट किया। बट दे वर्कड विद इन ए ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो मार्क्सिज्म के आधार पर किया। ठीक है, इट्स इनिशियल अपील अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज was immense, but it soon became a tool of Soviet interest and was dissolved in 1943। क्या डिज़ोल्व की गई? ये कमिंटर्न डिज़ोल्व कर दी गई। इनिशियली इसने अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज काफ़ी काम किया, अपने जो पड़ोसी जितने भी कंट्रीज़ थे रशिया के, ठीक है, यूरेशिया के जितने भी कंट्रीज़ थे, वहाँ पर सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए इमेंस रोल प्ले किया। लेकिन बाद में ये जो है एक सोवियत इंटरेस्ट का एक टूल बन के रह गया और 1943 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया। माओ जेडोंग हु एमर्ज्ड एज ए मेजर CCP लीडर, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेजर लीडर के रूप में ये एमर्ज हुए। ठीक है, जेडोंग और टूक ए डिफरेंट पाथ, और उन्होंने एक अलग रास्ता चुना बाय बेसिंग हिज रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम ऑन द पीजेंट्री। पीजेंट्स के आधार पर इसने अपने रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम बनाए। हिज सक्सेस मेड द CCP, और उसने पीजेंट लोगों को भी अपनी रिवोल्यूशन का हिस्सा बनाया और उसको सक्सेस भी मिली। ठीक है, और इस सक्सेस से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो काफ़ी पावरफुल हो गई, पॉलिटिकली भी पावरफुल हो गई। ठीक है, और वो अल्टीमेटली जो है वो जो गुइमिंदांग डायनेस्टी के खिलाफ जो है अपने आप को पावर में लाने के में कामयाब हुई CCP। ठीक है, तो जेडोंग्स रेडिकल अप्रोच कैन बी सीन इन जियांगशी इन द माउंटेन्स वेयर दे कैंप्ड फ्रॉम 1928 से 1934 सिक्योर फ्रॉम गुइमिंदांग अटैक्स। ठीक है, अब जो जेडोंग थे, जो पार्टी लीडर थे, वो रेडिकल अप्रोच रखते थे। ठीक है, वो तुरंत जो है बदलाव लाना चाहते थे चाइना की पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में। तो उन्होंने कैंपिंग की 1928 से 34 तक, ताकि वो जो गुइमिंदांग डायनेस्टी है उसके खिलाफ अपने आप को खड़ा कर सके पार्टी को। अ स्ट्रॉन्ग पीजेंट्स काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने पीजेंट काउंसिल्स बनाई चाइना के अंदर,
यूनाइटेड थ्रू कॉन्फिस्केशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और क्या किया, ये पीजेंट काउंसिल जो बनाई, सोवियत जो बनाई, इनसे क्या काम करवाया उसने कि जो चाइना के अंदर पहले ज़मीन लैंडलॉर्ड्स के पास होती थी या रॉयल्टी के पास होती थी, उसको कन्फिस्केट किया पहले, ठीक है, उनसे ज़मीनें छीनी, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया पीजेंट लोगों में, ठीक है। माओ अनलाइक अदर लीडर्स, इसने दूसरे लीडर्स की तरह क्या नहीं किया, स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड आर्मी, इस चीज़ पर स्ट्रेस नहीं किया उन्होंने। ही हैड बिकम अवेयर, उसने ये जो है वुमेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, वुमेन से रिलेटेड, उनसे भी अवेयर था। तो वुमेन जो एक 0.5% ऑफ द सोसाइटी होती है, उसकी सपोर्ट को गेन करने के लिए रूरल एरियाज़ में वुमेन एसोसिएशन बनाई इसने, ठीक है। और जब ये पार्टी का रूल था तो इन्होंने क्या किया, न्यू मैरिज लॉज प्रमलगेट किए, नए मैरिज लॉज की घोषणा कर दी, ठीक है, दैट फॉरबिड अरेंज्ड मैरिज। और उसमें क्या क्या थे, फॉरबिड का मतलब था मनाही करी कि अरेंज मैरिजेज, स्टॉप परचेज और सेल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिंप्लीफाइड डाइवोर्स। इन्होंने क्या किया, अरेंज मैरिज को फॉरबिड किया, यानी कि मन मर्जी से शादी कर सकते थे। अब क्या था कि सेल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वहाँ पर एक जो कन्वेंशन थी या कस्टम था चाइना के अंदर कि मैरिज के नाम पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, लड़कियों को बेचा खरीदा जाता था मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, उसको बंद किया। और डाइवोर्स को सिंप्लीफाई कर दिया, शादी मर्जी से हुई है या अरेंज्ड हुई है, अगर नहीं बनती है एक दूसरे की तो इधर मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ, दे कैन अप्रोच फॉर डाइवोर्स, तो वो डाइवोर्स ले सकते थे। तो डाइवोर्स से रिलेटेड जो लॉज थे उनको भी इसने आसान कर दिया, ठीक है। तो द गुइमिनदांग ब्लॉकेड ऑफ द कम्युनिस्ट्स, सोवियत फोर्स्ड द पार्टी टू सीक अनदर बेस, ठीक है। तो जो गुइमिनदांग जो डायनेस्टी थी, जब इसका रूल था तो इन्होंने क्या किया, एक मतलब कम्युनिस्ट सोवियत्स को रोकने की कोशिश की आगे बढ़ने से। दिस लेड देम टू गो ऑन व्हाट केम टू बी कॉल्ड द लॉन्ग मार्च। और इसके रिस्पॉन्स में जो कम्युनिस्ट पार्टी के फॉलोअर्स ने जो किया, एक लॉन्ग मार्च निकाला, ठीक है, 1934 और 35 में, जिसके अंदर, ठीक है, 6000 गुरेलिंग एंड डिफिकल्ट माइल्स ऑफ शांसी, ठीक है, शांजियाई बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो हेयर इन देयर न्यू बेस, और नया बेस बनाया कम्युनिस्ट ने यनान के अंदर। दे फर्दर डेवलप्ड देयर प्रोग्राम टू एंड वर्ल्ड वाइड वारलॉर्डिज्म। और फर्दर इस पार्टी ने अपने प्रोग्राम को किस तरीके से डेवलप किया कि वो वारलॉर्डिज्म को बंद करेंगे, ठीक है। एक तो लॉर्डिज्म था, लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, रॉयल फैमिली से रिलेटेड थे, जो भी पावर में थे उन सब को पावर से बाहर करना। कैरी आउट लैंड रिफॉर्म्स, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने लैंड रिफॉर्म किए। एंड फाइट फॉरेन एम्पेरियलिज्म, और फॉरेन एम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट भी इन्होंने फाइट की, ठीक है, कि जितनी भी फॉरेन पावर्स चाइना में एस्टाब्लिश हो चुकी थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी ताकि उनको चाइना से बाहर किया जा सके। और दिस वॉन देम ए स्ट्रॉन्ग सोशल बेस। और जब कम्युनिस्ट पार्टी ने ये इन सारे प्रिंसिपल्स पर काम किया, इन सारे रिफॉर्म्स पर काम किया, तो इनको वहाँ की सोसाइटी में काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग बेस मिला, सपोर्ट मिली इनको। इन द डिफ़िकल्ट ईयर्स ऑफ द वार द कम्युनिस्ट एंड द गुइमिनदांग वर्कड टुगेदर। लेकिन जब चाइना के साथ युद्ध हुआ जापान का, या फिर आप देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो गुइमिनदांग और कम्युनिस्ट ने दोनों ने मिलकर काम किया। लेकिन बट आफ्टर द एंड ऑफ द वार, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, द कम्युनिस्ट एस्टाब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द पावर। कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को पावर में ले आई एंड गुइमिनदांग वाज डिफीटेड, और गुइमिनदांग को पार्टी से बाहर कर दिया गया, पावर से बाहर कर दिया गया, ठीक है।
तो ये इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को जो है 1921 से लेकर 1935 तक, ठीक है, या 37 या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने आप को फुल्ली एस्टाब्लिश कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम कल देखेंगे कि एस्टाब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी 1949 से लेकर के 1965 में। ठीक है, तो चाइना जो है को रिपब्लिक बनाया गया। चाइना में 1949 के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट एस्टाब्लिश हुई। ठीक है, और ये एक न्यू डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पर बेस थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि जब ये चाइनाज रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक गवर्नमेंट जो एस्टाब्लिश हुई, ठीक है, ये सोसाइटी के सभी सेक्शंस ने मिलकर बनाई थी। इसमें सभी का अलायंस था, सभी की सपोर्ट थी। ठीक है, और जो क्रिटिकल एरियाज ऑफ इकोनॉमीज वर पुट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड वर ग्रेजुअली एंडेड। और जब पीपल्स रिपब्लिक गवर्नमेंट एस्टाब्लिश हो गई तो जितने भी क्रिटिकल एरियाज ऑफ इकोनॉमी थे उनको सबको एंड कर दिया। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी से गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म किया। प्राइवेट एंटरप्राइजेज और प्राइवेट ओनरशिप थी जो लैंड की, उनको धीरे धीरे इन्होंने ख़त्म कर दिया। दिस प्रोग्राम लास्टेड, और ये प्रोग्राम जो पार्टी का चलता रहा 1953 तक। ठीक है, और उसके बाद पार्टी ने जो है डिक्लेरेशन करी कि दैट इट वुड लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉलिसी जो है प्रोग्राम लॉन्च करेगी। और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और इसमें इसको काफ़ी उछाल मिला, काफ़ी बढ़त मिली पार्टी को। फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1958 में मूवमेंट लॉन्च किया। वाज ए पॉलिसी टू गैल्वेनाइज द कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज रैपिडली, ताकि कंट्री को जो है रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज किया जा सके। पीपल वर एनकरेज टू सेटअप, लोगों को एनकरेज किया गया कि घरों में स्टील फर्नेस लगाएं। स्टील को जो है, जो आयरन ओर था या स्टील था, उनको मेल्ट करके एक सॉलिड स्टील तैयार किया जाए, ताकि जिसको जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सके। लेकिन फर्दर जो ये जो था इसका कि लोगों को इनक्रेज किया इन्होंने स्टील फर्नेस लगाने के लिए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो बैकयार्ड स्टील फर्नेस थी और उनमें जो स्टील तैयार किया गया था वो इंडस्ट्रीज़ में यूजेबल नहीं था। ठीक है, तो ये सारा था यहाँ तक। बाद में इन्होंने क्या किया, कॉम्यून सिस्टम शुरू किया। ठीक है, कॉम्यून सिस्टम में क्या किया कि जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको रूरल एरियाज़ में जो है कलेक्टिवली जितने भी पीजेंट थे वो, मान लीजिए एक गांव में 100 एकड़ ज़मीन है, 1000 एकड़ ज़मीन है, तो वो कलेक्टिवली जो है क्या है वो उसको कल्टीवेट करते थे। ठीक है, इसको कंटिन्यून सिस्टम, ये कॉमन सिस्टम कहा गया। लेकिन ये भी एफिशिएंटली वर्क नहीं किया इस सिस्टम ने भी। ठीक है, तो इसमें आगे हम कल देखेंगे कि कोई कन्फ्लिक्टिंग विजन्स क्या रहे, ठीक है, पार्टी के बीच में, और जो सोशलिज्म जो पार्टी लेकर आना चाहती थी सोसाइटी या गवर्नमेंट में, या जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में क्या कन्फ्लिक्ट थे बिटवीन द पार्टी, बिटवीन द सोसाइटी, बिटवीन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको कल देखेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।